आधी रात का सन्नाटा, सीमा पर जबरदस्त तनाव और फिर अचानक भारतीय सेना एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करती है जो देश की जवाबी कार्रवाई की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देता है। जी हां, बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की। एक ऐसा हमला जो बिजली की तेजी से हुआ और जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए इस पूरे ऑपरेशन को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये स्ट्राइक आखिर हुई कैसे, इसके निशाने पर कौन था, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने इसे इतना घातक बनाया, इसके बाद बॉर्डर पर क्या हुआ और आखिर में भारत के अंदर इस पर कैसी सियासत गरमाई। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें जुड़ी हैं 22 अप्रैल 2025 के उस दर्दनाक आतंकी हमले से जो पहलगाम में हुआ था। जब आम नागरिकों को निशाना बनाया गया तो ये लगभग तय हो गया था कि इस बार भारत का जवाब पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा। और भारत का जवाब आया 7 मई की सुबह। एक ऐसा जॉइंट ऑपरेशन जिसकी तैयारी तो शायद महीनों चली होगी, लेकिन उसे अंजाम देने में लगे सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट। आप सोच सकते हैं, 25 मिनट। और इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी प्रिसिशन, एकदम सर्जिकल। पाकिस्तान और पीओके के अंदर घुसकर 9 ऐसे आतंकी ठिकानों को चुना गया और तबाह कर दिया गया जो भारत के लिए एक नासूर बन चुके थे। अब ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। 22 अप्रैल को हमला होता है और कुछ ही हफ्तों के अंदर 7 मई को इतना बड़ा पलटवार। ये साफ साफ एक मैसेज था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, इसकी ब्रीफिंग 2 महिला अधिकारियों ने की। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। ठीक है, तो सवाल अब ये उठता है कि इतनी तेजी, इतनी सटीकता और इतनी गहराई में जाकर ये हमला आखिर किया कैसे गया। चलिए इसकी पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। ये देखें जरा टारगेट लिस्ट को। ये कोई ऐसे वैसे ठिकाने नहीं थे। इनमें लश्कर और जैश जैसे खतरनाक संगठनों के हेडक्वार्टर्स से लेकर उनके ट्रेनिंग कैंप तक शामिल थे। हर एक टारगेट को पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर चुना गया था। कुछ तो इतने अंदर थे, मतलब बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर अंदर, जहां पहुंचना नामुमकिन सा माना जाता था। इस ऑपरेशन के हीरो थे नए जमाने के हथियार, जैसे कि लॉइटरिंग मुनिशंस। अच्छा, इन्हें आप सुसाइड ड्रोन या कामिकाजे ड्रोन भी कह सकते हैं। बेसिकली ये ऐसे स्मार्ट हथियार हैं जो अपने टारगेट के ऊपर जाकर मंडराते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर बूम। और सिर्फ ड्रोन ही नहीं, स्कैल्प जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, हामर जैसे प्रिसिजन गाइडेड बम, मतलब पूरा हाईटेक जखीरा इस्तेमाल हुआ। लेकिन सबसे स्मार्ट बात क्या थी? ये कि भारतीय फाइटर जेट्स ने बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। उन्होंने अपनी सीमा के अंदर से ही इन हथियारों को दाग दिया, मतलब जीरो रिस्क पर पायलट और मैक्सिमम डैमेज दुश्मन को। जाहिर सी बात है, इतने बड़े हमले के बाद जवाब तो आना ही था, पलटवार होना ही था। तो असली सवाल ये नहीं था कि हमला कैसे हुआ, बल्कि ये था कि जब दुश्मन जवाब देगा तो भारत तैयार है या नहीं। और इसका जवाब भारत ने पहले से तैयार कर रखा था, एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो भारत की बढ़ती हुई ताकत और आत्मनिर्भरता की कहानी कहता है। ये कोई एक सिस्टम नहीं था, बल्कि कई सिस्टम्स का एक पूरा नेटवर्क था। सोचिए एक किले की तरह। सबसे पहली दीवार काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की, फिर पेचोरा और ओसा एके जैसी पुरानी लेकिन आज भी असरदार बंदूकें। उसके बाद हमारा अपना स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम, और इन सब के ऊपर इन सब का बॉस S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, जो किसी भी खतरे को मीलों दूर हवा में ही खत्म कर सकता है। इस पूरे ग्रिड ने हमारे शहरों और मिलिट्री बेस के चारों तरफ एक अभेद्य दीवार बना दी थी। और इसी S-400 ने तो कमाल ही कर दिया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पटनी की कमांड में इस सिस्टम ने 300 किलोमीटर, जी हां, 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सिस्टम लगातार अपनी जगह बदल रहा था। क्यों? ताकि चीन के सैटेलाइट्स इसे ट्रैक न कर पाएं, जो पाकिस्तान को इसकी लोकेशन की जानकारी दे रहे थे। लेकिन टेक्नोलॉजी की ये जंग सिर्फ हवा में नहीं लड़ी जा रही थी, इसका असर जमीन पर भी दिख रहा था। और बॉर्डर पर तनाव एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका था। 7 मई की सुबह जैसे ही ऑपरेशन की खबर बाहर आई, पाकिस्तान ने LOC पर जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। सीधे सीधे सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया। उसी रात भारतीय ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की एक नाकाम कोशिश भी हुई।
इसके जवाब में भारत ने और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार सिस्टम को ही उड़ा दिया। और इस पूरी लड़ाई में एक्शन रिएक्शन के इस चक्र में जो सबसे दुखद बात हुई वो ये कि सीमा के दोनों तरफ बेगुनाह नागरिकों की जानें गईं। ये इस टकराव की वो असली कीमत थी जिसे चुकाना पड़ा। तो अब आते हैं देश के अंदर की सियासत पर। जैसे ही सीमा पर गोलियों की आवाज थमी, देश के अंदर बयानों की जंग शुरू हो गई। बिहार में चुनाव सिर पर थे और ये मिलिट्री ऑपरेशन देखते ही देखते एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां गढ़ी जाने लगीं। एक तरफ थी सरकार, जिसका कहना था कि ये आतंक के खिलाफ एक जरूरी और डिसाइसिव एक्शन है, हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जीता जागता सबूत। तो दूसरी तरफ था विपक्ष। उसका आरोप था कि ये सब कुछ बिहार चुनाव में फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, ताकि बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। सरकार के नैरेटिव को खुद प्रधानमंत्री ने लीड किया। उन्होंने अपनी रैलियों में साफ साफ कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम का बदला लिया। मैसेज एकदम क्लियर था, एक मजबूत सरकार जो कड़े फैसले लेने से हिचकीती नहीं है। इसके जवाब में तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने भी तीखा हमला बोला। उनका कहना था, भाजपा सिंदूर के पीछे बेरोजगारी छिपाती है। उनका तर्क ये था कि ये सब एक सोची समझी रणनीति है ताकि देश की असल समस्याओं पर कोई बात ही ना हो। तो आखिर में ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत की डिफेंस पॉलिसी में एक बहुत बड़े बदलाव का, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का संकेत देता है, एक ज़्यादा प्रोएक्टिव, ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन डॉक्ट्रिन की तरफ बढ़ने का संकेत। पर असली सवाल ये है कि क्या ये नया सिद्धांत इस इलाके में लंबे समय के लिए शांति ला पाएगा, या फिर ये भविष्य में किसी और बड़े टकराव की नींव रख रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा।